हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग MHI 02 जो MA हिस्ट्री का पेपर है मॉडर्न वर्ल्ड का, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है तो आपको इस वीडियो से सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी बच्चों मेरे आंसर्स रहते हैं वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करती हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बताना है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जानने से पहले इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड जो है पहले कॉलोनीज में बटा हुआ था। जो दुनिया है उसमें वेरियस कॉलोनीज थी, यानी कि जो यूरोप था उसने वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा कब्जा किया हुआ था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे जो यूरोप है उसने सबको रिलीज़ कर दिया। ठीक है, सबको रिलीज़ कर दिया और फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 था उसके बाद शुरू हुआ आपका कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर में क्या था? कोल्ड वॉर में हमें दो महाशक्तियाँ देखने के मिली पूरी दुनिया में। एक था USA और एक था आपका सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारा जो वर्ल्ड है वो दो ध्रुवीय हो गया था। एक ब्लॉक बन गया था हमारा USA का और दूसरा ब्लॉक क्या बन गया था? हमारा सोवियत यूनियन का ब्लॉक बन गया था। फिर जब कोल्ड वॉर जो है, जिस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम पर जो इंडिया है उसको जो है नई नई फ्रीडम मिली थी। ठीक है, इंडिया को नई नई आज़ादी मिली थी और इंडिया के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। अब उस टाइम पर जो इंडिया है उसके पास भी दो चॉइसेस थी, क्योंकि उस टाइम पर हर एक छोटी कंट्री, हर एक अंडर डेवलप कंट्री जो थी उसके पास दो चॉइस थी कि या तो वो US ब्लॉक में शामिल हो जाएं या फिर वो सोवियत यूनियन के ब्लॉक में शामिल हो जाए। सोवियत यूनियन आप लोग प्रेजेंट डे रशिया से समझ सकते हो, प्लस उसके अंदर और भी जो है आपकी ईस्ट जो यूरोप है उसकी कंट्रीज थी। ठीक है, और वहीं जो आपका USA है इसके अंदर आपका वेस्ट जो यूरोप है उसकी कंट्रीज थी, साथ में मिले हुए थे। जो आपका USA है ये सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पर पूंजीवाद को, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म को, ये सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट कर रहा था। तो जो भी कंट्रीज कैपिटलिज्म की तरह अपने देश को चलाना चाहती थी वो USA में जाती थी, और जो भी कंट्रीज अपनी यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बनाना चाहती थी यानी कि साम्यवादी सरकार बनाना चाहती थी वो सोवियत यूनियन में जाती थी। ठीक है, तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है। तो अब यहाँ पर जो इंडिया है उसके पास भी एक चॉइस थी कि वो या तो USA ब्लॉक में शामिल हो जाए या फिर सोवियत यूनियन के ब्लॉक में शामिल हो जाए। अगर इंडिया US ब्लॉक में जाता तो हमारी इंडिया की जो इकॉनमी है वो कैपिटलिज्म बेस्ड होती, और अगर सोवियत में जाता तो कम्युनिज्म बेस्ड होती। लेकिन आप सभी को पता है कि जो हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया की जो इकॉनमी है वो कैसी है? वो है एकदम मिक्स्ड इकॉनमी। तो यानी कि जो इंडिया है उसने चूज़ किया कि वो इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाएगा। और उसी टाइम पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने नैम की शुरुआत की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब क्योंकि आपको एक नोट लिखना है तो आपको इसके बारे में जो भी पता है आप वो इसके अंदर लिख सकते हैं। सो द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू प्रमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड प्रिवेंट नेशंस फ्रॉम अलाइनिंग विद आइदर द यूनाइटेड स्टेट और द सोवियत यूनियन। अब यहाँ पर जो भी नए नए आज़ाद देश थे जो दोनों ब्लॉक्स में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहते थे वो किसके साथ चले जाते थे? नैम में जुड़ जाते थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जुड़ जाते थे। उस टाइम पर दो सुपर पावर्स थी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, यूनाइटेड स्टेट्स था और आपका सोवियत यूनियन था। तो इट वॉज ऑफिशियली स्टैब्लिश इन 1961 विद द एम ऑफ मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द डेवलपिंग नेशन। तो 1961 में ये शुरू किया गया ताकि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो हर एक मुद्दे पर न्यूट्रल रह सके, क्योंकि अगर वो सोवियत के साथ जाती हैं तो US से उन्हें खतरा, US के साथ जाती तो सोवियत से उन्हें खतरा, और बेचारे नए नए आज़ाद हुए थे तो नई नई आज़ादी को वो खोना भी नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर जो नैम है, नैम के जो मेंबर्स हैं सॉट टू अवॉइड बीइंग कॉट इन द राइवरली, वो नहीं चाहते थे कि इनके झगड़े में ये बीच में फंसे। ठीक है, ये दो सुपर पावर हैं आपस में झगड़ रहे हैं, इनको क्या लेना देना। कोल्ड वॉर में लेकिन कोई असली का झगड़ा नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर से कोल्ड वॉर बहुत ही डिफरेंट होता है। कोल्ड वॉर हमने डिस्कस किया है शायद से अपनी पुरानी वीडियो के अंदर। जो बच्चों कोल्ड वॉर होता है उसमें क्या होता है आप लोग बताएंगे मुझे? कोल्ड वॉर के अंदर जो दोनों महाशक्तियां होती हैं वो पावर गेन करने की कोशिश करती हैं, उनका जो मिलिट्री एक्सपेंस है उसको बढ़ा देती हैं, न्यूक्लियर पावर वगैरह, जो न्यूक्लियर के वो होते हैं वेपन वगैरह वो सब बनाने लग जाती हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे कोल्ड वॉर के दौरान शांति
और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने और देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ से जुड़ने से रोकने के लिए स्थापित किया गया था। कोल्ड वॉर को हिंदी में बच्चों शीत युद्ध कहते हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर शीत युद्ध भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों प्रमुख महादो शक्ति थे, ठीक है। यह 1961 में आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य था विकासशील देशों की स्वतंत्रता और तटस्थता को बनाए रखना, ठीक है। तटस्थता वर्ड ये आप लोग जरूर यूज करेंगे, ठीक है। नैम के सदस्य देशों ने दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष में फंसने से बचने और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का भी प्रयास किया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यहाँ पर अब हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इमर्ज्ड इन द रिस्पॉन्स टू द कोल्ड वॉर। तो जो हमारा कोल्ड वॉर था, जो हमारा कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उसका क्या है, एक प्रकार से हम रिस्पॉन्स कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर टेंशंस थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, जो कि लीडिंग राइवल ब्लॉक्स हुआ करते थे। तो एज कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, many newly independent nations wanted to avoid becoming entangled in this ideological and political struggle। तो अब जो नए नए आज़ाद हुए देश थे, जो पहले इनके कब्जे में थे, ठीक है, न्यू जिन्हें जिन्हें फ्रीडम मिली थी, वो देश इनके झगड़े में नहीं फंसना चाहते थे, ठीक है। वो इनके जो आइडियोलॉजिकल वाला जो इनका राइवलरी चल रही थी, इसमें एंटेंगल नहीं होना चाहते थे, फंसना नहीं चाहते थे। तो द फर्स्ट, अब यहाँ पर जो है समिट हुआ, नैम का जो पहला समिट है वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, यूगोस्लाविया में, एंड वाज अटेंडेड बाय लीडर्स। उसमें कौन कौन से लीडर्स आए थे आपके, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, गमल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, कावामे नुक्रुमा ऑफ घाना एंड यूगोस्लाविया। यहाँ के जो लीडर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर इस मीटिंग में आए थे, क्योंकि वो लोग नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी ब्लॉक में जुड़े, ठीक है बच्चों। तो इसका मेन मोटिव ही यही था, दोनों ब्लॉक से अलग रहना। गुट निरपेक्षता आंदोलन की पृष्ठभूमि और संगठन आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स आपको एज इट इज़ लिखने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, नव स्वतंत्र देश, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। उपनिवेशी शक्तियों, ठीक है, उपनिवेशी शक्तियों, प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों, शिखर सम्मेलन जो हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे आपको वर्ड्स एज इट इज़ लिख कर आने हैं। बाकी समझ तो आप सभी गए ही होंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश को भी तो हिंदी में ही बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में काफ़ी फेमस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे की प्रिंसिपल्स, कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसके क्या क्या की प्रिंसिपल्स है। जैसे कि पहला है रिस्पेक्ट फॉर सोवरनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि जो भी मेंबर कंट्रीज रहेंगी उनकी इंटीग्रिटी जो होती है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उनके टेरिटरीज की रिस्पेक्ट की जाएगी, उनके इंटरनल अफेयर्स में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखो, अगर वो किसी ब्लॉक के साथ बच्चों जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर तो फिर उनके इंटरनल अफेयर में वो ब्लॉक्स जो हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं ना। क्योंकि अगर मान लो कि इंडिया उस टाइम पर यूएसए के साथ जुड़ जाता, तो उस टाइम पर फिर इंडिया से यूएसए कहता कि अब तू अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिज्म बना ले, तो क्या इंडिया बना पाता? उस टाइम पर नहीं बना पाता, क्योंकि इंडिया पहले ही उस टाइम पर बहुत ही गरीब था, आज़ाद हुआ था बेचारा इतने प्रॉब्लम्स के साथ। तो इस वजह से इंडिया ने क्या रखा था, अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड रखा था। तो यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस से उनको लोग बचना था, उनको पीसफुली एक साथ एग्जिस्ट करना था। जो भी मेंबर्स थे उन्हें अपने आपस में पीसफुल रिलेशंस को रखना था। एंड कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का वो लोग अपोज करते थे, ठीक है। तो द मूवमेंट स्ट्रांगली अपोजेस द डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर। तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे जो डोमिनेंस है उसको ये अपोज करते थे, स्पेशली थ्रू कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म। अब सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? तो नैम सपोर्ट्स द राइट ऑफ नेशंस टू चूज देयर ओन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो अगर आप नैम के मेंबर बनते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके प्रमुख सिद्धांत आप सभी लोग समझ गए होंगे। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है, देशों के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप जो है नैम के द्वारा नहीं किया जाएगा, और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, आत्मनिर्णयन का ये समर्थन करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वेलफेयर स्टेट है वो क्या होता है। वेलफेयर स्टेट यानी कि आपका कल्याणकारी
राज्य है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य क्या है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन बताना है इंग्लिश और जापानीज वेलफेयर स्टेट्स के बीच में। पहली बात आप लोग बताएंगे कि वेलफेयर स्टेट क्या है। तो वेलफेयर स्टेट एक प्रकार का गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, सरकारी व्यवस्था होती है, दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज एंड सपोर्ट टू इट्स सिटीजन्स टू एंश्योर देयर वेल बीइंग। तो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए वो उन्हें सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं एंड सहायता भी देते हैं। खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा के मामलों में वो इनकी सहायता करते हैं। जो हमारे कल्याण राज्य हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बच्चों? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल्स को फ्रॉम इकोनॉमिक हार्डशिप एंड एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हर एक नागरिक के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करना, न्यूनतम जीवन स्तर जो है सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य होता है। तो जो हमारा वेलफेयर स्टेट है वो टिपिकली हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है? फ्री और सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर देता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देता है, पेंशन्स और दूसरे फॉर्म का सोशल असिस्टेंस भी हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई भी सरकार जब वेलफेयर स्टेट को फॉलो करेगी तो वो क्या करेगी? अपने नागरिकों का भला करेगी, नागरिकों को पेंशन देगी, बेरोजगारी भत्ते देगी, स्वास्थ्य सेवाएं देगी। ठीक है, वेलफेयर का मतलब ही यही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको जापानीज और किसके बीच में कंपैरिजन करना था? इन इंग्लिश अमेरिकन वाला। तो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू। इंग्लिश वेलफेयर स्टेट में क्या है? तो जो इंग्लिश वेलफेयर स्टेट है वो डेवलप हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, पर्टिकुलरली विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ केयर सर्विस इन 1948। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल कवरेज, इक्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज इन नीड। तो यहाँ पर ये 1948 में शुरू हुआ था। जो यूके का वेलफेयर सिस्टम है उसका ज़्यादा इम्फेसिस रहता है कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सर्विसेज पे, जैसे कि पॉवर्टी को कम करना, हेल्थ केयर देना, हाउसिंग फैसिलिटीज़ देना और एजुकेशन देना हर किसी को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश वाले का फोकस किन किन चीज़ों पर रहता है? हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन और हाउसिंग पर इनका फोकस रहता है। तो इंग्लैंड का कल्याण राज्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ, खासकर 1948 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना के साथ। तो यह सार्वभौम कवरेज, समानता और जरूरतमंदों को समर्थन देने के सिद्धांतों पर आधारित है। यूके का कल्याण प्रणाली गरीबी को कम करने और सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, आवास और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने पर जोर देती है। यानी कि स्वास्थ्य देखभाल दो, सामाजिक सुरक्षा दो, यानी कि जैसे कि जो विकलांग भत्ता है, पेंशन है, आवास है, ये सब दो, शिक्षा दो, मुफ्त में शिक्षा दो, और छात्रों को समर्थन करो, उनको स्टेशनरी का सामान दो, कपड़े के लिए पैसे दो, सार्वजनिक आवास दो, सरकार उन लोगों को सस्ती आवास दे सकती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अफोर्ड वर्ड हिंदी में आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग लिख देंगे कि जो इसे खरीदने के सक्षम नहीं होते या जो लोग असक्षम होते हैं, गरीब होते हैं, उनको सरकार आवास देती है। अब यहाँ पर जापानीज वेलफेयर स्टेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं भाई, फिर इसमें ऐसा क्या है? तो जापान का जो वेलफेयर स्टेट है, वाइल सिमिलर टू इंग्लैंड इन मैनी रिस्पेक्ट, इंग्लैंड वाले से काफ़ी सिमिलर है, पर उसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज वो जापान के कल्चर और जापान का इकोनॉमिक सिस्टम जो है उससे इन्फ्लुएंस हुआ है। तो उसका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रहता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और वर्क बेस्ड वेलफेयर पे, विच मीन्स दैट फैमिली प्ले अ लार्ज रोल इन सपोर्टिंग देयर एल्डरली एंड सिक मेंबर्स। तो फ्रांस के अंदर सरकार की इतनी बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सरकार की एल्डरली मेंबर और सिक मेंबर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें तो लोग अपना फैमिली खुद ही देखते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जापान भी जो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करता है लोगों को मेडिकल सर्विसेज देता है, टैक्सेस से उनको प्रीमियम एंड टैक्सेस देता है, मतलब टैक्स में छूट देता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन और पब्लिक हाउसिंग जापान भी प्रोवाइड करता है। जापान इज फ्री एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल जो होते हैं एजुकेशन के, वो फ्री हैं। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका यही जापान का कल्याणकारी राज्य, जबकि कई मामलों में इंग्लैंड के समान है। जापान की संस्कृति और आर्थिक प्रणाली द्वारा प्रभावित एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें पारिवारिक जिम्मेदारी और कार्य आधारित कल्याण पर अधिक जोर होता है। ठीक है बच्चों, इसमें भी आप स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और सार्वजनिक आवास के बारे में सारा बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप की डिफरेंसेस देख लो, मेन क्या डिफरेंसेस हैं। तो हेल्थ केयर में बोथ कंट्रीज प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर,
बट इन यूके हेल्थ केयर इज प्राइमरली स्टेट फंडेड थ्रू टैक्सेस, while in Japan it is funded through a combination of taxes and premiums, and individual have more responsibility for their health care cost. फिर फैमिली रोल, तो जापान में स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैमिली से, जबकि इंग्लैंड में स्टेट का रोल ज़्यादा होता है. यूके जो है एक्सटेंसिव पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम करता है, जबकि जो जापान है वो प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड है हाउसिंग के लिए, खासकर शहरी इलाकों में. दोनों कंट्रीज जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देती हैं, पर जो जापान है उसका वर्क बेस्ड वेलफेयर रहता है, ठीक है, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं. और यूके में कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी नेट है, तो यूके इज़ बेटर, ठीक है. तो दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाते हैं, दोनों देशों में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम है. थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आप लोग बता देंगे, ठीक है. अब यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है इंपीरियलिज्म क्या होता है बच्चों. तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, देखो इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, ठीक है. तो आप सभी को पता है कि यूरोप जो है उसने वर्ल्ड के कई सारे जो आपकी वर्ल्ड की कंट्रीज थी उन पर कब्जा किया हुआ था, जिसमें आपका इंडिया है ना, आपका अफ्रीका है, और उन लोगों के साथ उनका शोषण भी वो करता था, ठीक है. तो इस वजह से इसी को कहा गया है साम्राज्यवाद, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने आकर अपना साम्राज्य जो है वह स्थापित कर लिया था. इन लोगों के वो संसाधनों का भी शोषण करते थे. तो imperialism refers to the policy or ideology of extending a nation's power and dominance over other countries. तो एक देश का पावर और उसकी डोमिनेंस दूसरी कंट्री पर ही imperialism कहलाता है. अब ये पावर को स्थापित करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि कोलोनाइजेशन होता है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होता है, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल भी हो सकता है. तो थ्रू आउट हिस्ट्री इंपीरियलिज्म हैज बीन प्रैक्टिस्ड बाय वेरियस एम्पायर्स एंड इट इम्पैक्ट हैज बीन प्रोफाउंड इन शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड. तो हमें पता है कि जो साम्राज्यवाद है वो बहुत पुरानी चीज़ है जो चलती आ रही है. तो साम्राज्यवाद उस नीति या विचारधारा को कहा जाता है जिसमें एक राष्ट्र दूसरे देशों पर अपनी शक्ति और प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास करता है. यह अक्सर उपनिवेशीकरण, सैन्य विजय या आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से होता है. इतिहास में साम्राज्यवाद विभिन्न साम्राज्यों द्वारा अपनाया गया है और इसका प्रभाव आधुनिक दुनिया को आकार देने में भी गहरा रहा है. अब यहाँ पर हम डिफरेंट वेज को डिस्कस करेंगे जहाँ से हम इंपीरियलिज्म को समझ सकते हैं. तो पहला होता है बच्चों इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है. So this view sees imperialism as a system where powerful nations dominate weaker one. तो जो हमारे पावरफुल नेशन होंगे वो क्या करेंगे, वीक वालों को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, ठीक है. डोमिनेट कैसे करेंगे, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को ले लेंगे, वहाँ से चीप लेबर ले लेंगे और ओपन अप कर देंगे मार्केट्स को, अपने खुद के गुड्स वहाँ पर लाकर बेचेंगे. तो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म वो स्पेशली प्रमोटेड कब, इन द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो जब समय चल रहा था, जब जो यूरोप है, एक ऐसा समय था जब यूरोप क्या कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उस टाइम पर चल रहा था, ठीक है. तो अब एक बात बताओ मुझे कि इसी को तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे, क्योंकि वो इंडिया का भी तो उसने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया ही था ना. इंडियन से नील की खेती करवाते थे, कॉटन उगवाते थे, फ्री में बगानों में काम करवाते थे, है ना, फ्री जो है लेबर लेते थे, जिसको हम कहते हैं बंधुआ मजदूरी करवाते थे उनसे. तो एक बात मेरे को बताओ कि ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा ही तो है आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. कहाँ पे किया इन्होंने, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के देशों में किया. एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पर मैंने, वही नेचुरल रिसोर्सेज वाला, ठीक है बच्चों. साम्राज्यवाद को समझने का एक सामान्य तरीका आर्थिक शोषण के संदर्भ में है. इस दृष्टिकोण में साम्राज्यवाद को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिसमें शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर देशों पर प्रभुत्व जमाते हैं ताकि वे वहां के प्राकृतिक संसाधनों को निकाल सकें, वहां से सस्ता श्रम ले सकें और अपने सामान के लिए भी नए नए बाजार खोल सकें. यानी कि भारत से कॉटन लेकर जाएं और इंग्लैंड में जाकर उस कॉटन से जीन्स बना दें और फिर वापस लाके भारत में जीन्स को बेच दें. तो इसे कहा जाता है कि वो अपने सामान के लिए नए बाजार उन्हें मिल जाते हैं. तो जब भी ये सब औद्योगिक क्रांति के दौरान ये सब हो रहा था, ठीक है बच्चों. फिर है आपका पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म. तो यहाँ पर एक और दूसरा जो है इंपीरियलिज्म, हम उसको पॉलिटिकल टर्म में समझ सकते हैं,
जहां पर जो पावरफुल नेशन होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं उनका कंट्रोल ऑन वीकर वन बाय इम्पोजिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, गवर्नेंस सिस्टम एंड लॉज, उनके ऊपर पॉलिटिकल अथॉरिटी, गवर्नेंस सिस्टम और कानून लगाकर। सो दिस ऑफन इन्वॉल्व इन डायरेक्ट कोलोनाइजेशन वेयर द इंपीरियल पावर टुक फुल कंट्रोल ऑफ द कोलोनाइज्ड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर वो फुल कंट्रोल ले लेते हैं उस रीजन का, वहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल ले लेते हैं। तो जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर था, इंडिया में आया था, उसने वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स पर अपना कंट्रोल किया, नॉट जस्ट थ्रू इकोनॉमिक मीन्स बट बाय एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज एंड क्रिएटिंग पॉलिटिकल सिस्टम दैट फेवर्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स बनाए जो कि ब्रिटिशर्स को क्या करते थे, फेवर करते थे। तो साम्राज्यवाद को समझने का एक और तरीका बच्चों वही आपका राजनीतिक दृष्टिकोण है, जहाँ पर जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो अपनी राजनीतिक सत्ता, अपनी शासन प्रणाली और अपने कानून जो है दूसरे देश पर लागू कर देता है। फिर एक होता है आपका कल्चरल इंपीरियलिज्म, जो जिसका मतलब होता है स्प्रेड ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज एंड वैल्यूज। ठीक है, अब वो क्या करता है, अपने कल्चर को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। सो द इंपीरियल पावर ऑफन ट्राई टू इम्पोज देयर ओन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑन द पीपल इन द कॉलोनी, समटाइम व्यूइंग इट एज अ सिविलाइजिंग मिशन। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी जो सिविलाइजेशन होती है, उनका जो धर्म है उसको भी प्रमोट करते हैं, देखा होगा हमने। तो आपने क्या देखा कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसने इंग्लिश की लैंग्वेज, लिटरेचर और लीगल जो सिस्टम थे, बल्कि क्रिश्चियन जो धर्म तक था वो लोगों पर थोप दिया था। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, जिसका मतलब होता है कि जो साम्राज्यवादी शक्ति है संस्कृति, भाषा और मूल्यों का उपनिवेशित क्षेत्रों में प्रसार करती है, जो कभी कभी सभ्यता मिशन के रूप में भी देखा जाता है। साम्राज्यवाद का यह पहलू केवल समाज के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर नियंत्रण नहीं करता था, बल्कि सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभुत्व स्थापित करता था। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी शिक्षा प्रणालियां, अपनी भाषा, अपना साहित्य, ईसाई धर्म को भी फैलाया उस टाइम पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो जाएगा। तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, और भी इसके जो आपका MHI जो है ना, MHI का 02 के एक पार्ट 1 भी है जो कि चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। MHI 01 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जब आप लोग वहाँ पर सर्च करेंगे, हिंदुस्तान नॉलेज की वेबसाइट पर जाकर जब आप देखेंगे तो आपको पहले कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पर नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर PDF का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, PDF रात तक अपलोड हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, रात तक वो हो जाएगा। ठीक है बच्चों।